हम लोग बिहार का भौतिक विभाजन देख रहे थे। तो ऊपर जो है हम लोग ये शिवालिक का भाग देख चुके थे, इसको सोमेश्वर श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे 3 भाग है, इसको भी डिटेल में भी देखेंगे, पहले बाकी चीज़ों को देखते हैं। ऊपर में पहाड़ी क्षेत्र हो गया, बीच का मैदानी भाग हो गया और नीचे जो है ये पठारी भाग है। ये पठारी भाग जो है, ये छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है उससे इसका संबंध है, ठीक है। तो इसको आगे किस तरीके से विभाजन होता है वो बाद में देखते हैं। पहले पर्वतीय भाग को देखिए ध्यान से, तो ये 3 भागों में विभाजित है। पर्वतीय क्षेत्र जो है ये 3 भागों में है। पहला भाग इसका सोमेश्वर की श्रेणी है, ठीक है। दूसरा दून घाटी है और तीसरा रामनगर दून है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये दरअसल बिहार के मैप में है कहाँ पे, अवस्थित कैसे है। ये तीनों जो है ना पैरेलल सीरीज में है इस तरीके से, ठीक है। पैरेलल सीरीज है, तो हो सकता है एग्जाम में आपको पूछा जाए कि सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा है या फिर सबसे नीचे कौन सा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे उत्तर में यानी नेपाल से सटा हुआ सोमेश्वर श्रेणी है, उसके बाद बीच में दून घाटी है और सबसे नीचे जो है ये रामनगर दून है। तो इस क्रम को ध्यान रखें, सबसे ऊपर में सोमेश्वर श्रेणी, उसके बाद बीच में दून घाटी और फिर रामनगर दून, ये 3 चीज है, ठीक है। सोमेश्वर श्रेणी के बारे में अगर बात करें तो ये भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है और इसका जो सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंचा जो चोटी है वो सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से ही जाना जाता है। ये 874 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद बीच में जो दून घाटी है वो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच अवस्थित है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 214 स्क्वायर किलोमीटर है। और सबसे अंत में जो सबसे निचला भाग है इसका रामनगर दून का, इसका क्षेत्रफल जो है ये 214 स्क्वायर किलोमीटर है। ये 32 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 6 से 8 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करो तो संतपुर जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 242 है, ठीक है। तो ये हो गया सबसे उत्तरी भाग, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है, ठीक है। नाम याद रखेंगे, सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून। इसको इसी क्रम में याद रखें, सबसे उत्तर में सोमेश्वर श्रेणी, बीच में दून घाटी और सबसे नीचे रामनगर दून। यहीं से जो है गंडक नदी भी बिहार में प्रवेश करती है। तो जब हम लोग नदी पढ़ेंगे, बिहार का अपवाह तंत्र देखेंगे, तब इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। उसके बाद मैदानी भाग की बात करें तो बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है वो 96% भाग पर अवस्थित है। यानी बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, उसके 96% भाग पे मैदान अवस्थित है। और मैदान जो है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। गंगा नदी जो है वो बिहार के बीचों बीच बहती है, ठीक है। तो इस मैप में देखिए, तो ये यहाँ से जो नदी आपको दिख रही है लाल कलर से जो कलर किया हुआ है, ये गंगा नदी है, ठीक है। गंगा नदी जो है वो अगर मोटा मोटी देखें तो ये बिहार को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। और इसी क्रम में जो है भूगोल वेता जो है वो ऊपरी भाग को उत्तर गंगा का मैदान और निचली भाग को दक्षिण गंगा का मैदान नाम देते हैं, ठीक है। उत्तरी गंगा का मैदान की अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से क्रमवार तरीके से देखें तो घग्गर नदी, फिर गंडक नदी, फिर बीच में आएंगे तो यहाँ पे कमला है, बलान है, बागमती है, यहाँ पे बूढ़ी गंडक है, फिर कोसी है और फिर महानंदा है। तो इन नदियों से जो है उत्तरी गंगा का मैदान बना हुआ है। और ये नदियां जो हैं ये हिमालयन नदी हैं, नेपाल से बहते हुए आती हैं, तो अपने साथ जो है भरपूर मात्रा में पानी लाती है। और नदी का प्रवाह जो है वह भी बहुत तेज होता है, काफी तेज, जिसके कारण जो है ये मिट्टी का कटाव करते हुए आता है और बिहार के मैदानी भाग में इसको छोड़ देता है। इसी नदी के कारण यहाँ पे जो है काफी उर्वरक मृदा, जिसको नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, वो पाया जाता है। और उत्तरी गंगा का मैदान जो है ये बाढ़ के लिए बहुत प्रचलित है, क्योंकि जैसा नेपाल की नदियां हैं वो भारी मात्रा में जो पानी लेके आती हैं, तो वो पानी जो है वो बरसात के समय में इन्हीं क्षेत्रों में छोड़ती हैं। इसी कारण यहाँ पे आप देखेंगे कि इधर जो है बाढ़ आता है। उसके दक्षिणी गंगा का मैदान देखेंगे तो ये जो है कई नदियों से बना हुआ है। सबसे पश्चिम में जो है पहले कर्मनाशा नदी आती है, फिर सोन नदी है, फिर बीच में फल्गु नदी है, फिर क्यूल नदी है, अजय है और फिर चंदन नदी है। इस तरीके से इन नदियों को भी क्रमवार तरीके से देख सकते हैं। पहले कर्मनाशा, फिर सोन, फिर पुनपुन या फल्गु, फिर क्यूल, फिर अजय और चंदन। तो जब नदी के बारे में पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में देखेंगे, उसका उद्गम देखेंगे, उस नदी की क्या विशेषता है वो देखेंगे। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। निचला जो दक्षिणी गंगा का मैदान है उसको जो है अलग अलग हिस्सों में भी बांट कर देखा जा सकता है। जैसे ये पहला हिस्सा जो है यहाँ का, इसको जो है गंगा और सोन दोआब के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए ये तो गंगा नदी हो गई और इधर से सोन, तो ये दोनों जो है इस क्षेत्र में गंगा सोन दोआब का निर्माण करती है। उसके बाद बीच का जो भाग है जो कि सोन नदी से लेके और यहाँ तक का जो हिस्सा है इसमें अवस्थित है, इसको मगध का मैदान कहते हैं। मगध का मैदान हो गया बीच का हिस्सा। और फिर जो अंतिम में भागलपुर, बांका, इधर का जो क्षेत्र है इसको अंग का मैदान कहते हैं। यानी जो 3 भाग में बांटा जाता है दक्षिणी गंगा के मैदान को, तो पहला हो गया सोन का मैदान, दूसरा मगध का मैदान और तीसरा हो गया अंग का मैदान। कहीं कहीं आप पुस्तक में देखेंगे, बुक्स में, ये अंग के मैदान की जगह पे आपको यहाँ एक चंदन का मैदान भी दिखेगा। तो दरअसल यहाँ से एक नदी बहती है, चंदन नदी, तो उसके नाम से भी इसका नामकरण किया गया है। उत्तरी गंगा के मैदान को अगर विभाजित करें तो नदी के नाम पे इसका भी विभाजन है, ठीक है। सबसे पहला जो विभाजन है ये गंडक नदी के कारण होता है। तो गंडक और घग्गर के बीच का जो क्षेत्र है इसे घग्गर गंडक दोआब कहते हैं। उसके बाद
गंडक नदी और कोसी नदी के बीच में जो क्षेत्र है इसे गंडक कोसी दोआब के नाम से जाना जाता है, और फिर कोसी और महानंदा के बीच का जो क्षेत्र है इसे कोसी महानंदा दोआब के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से जो है इसका विभाजन ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इससे कई बार पूछा गया है। ठीक है, मेंस में भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार भी अगर आप मेंस का क्वेश्चन देखेंगे तो पूछा गया था कि बिहार का भौतिक विभाजन करना। ठीक है, तो भौतिक विभाजन में आप इस तरीके से ही एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिख के फिर इस तरीके से आप बना सकते थे। फिर उसके बाद इसमें आप एक मैप अगर बना देंगे इस तरह से, और फिर इस बाकी चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे, तो ये पूरी तरीके से मतलब पूरा आंसर जो है संपूर्ण रूप से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग जो है पहाड़ी भाग पे बात कर चुके हैं, फिर मैदान का बात कर चुके हैं, अब निचला हिस्सा जो है पठार का, उसका बात करते हैं। तो ये जो पठार है इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है धारवाड़ की चट्टानें और दूसरा है विंध्यांश चट्टानें। इसके बारे में मैं आगे डिटेल में बात करूंगा कि इसका नामकरण कैसे हुआ, इसकी बनावट कैसे हुई। ठीक है, तो पठार पहले समझिए कि पठार को दो भागों में बांटते हैं, धारवाड़ और विंध्यांश। विंध्यांश जो है वो दो जिलों में फैला हुआ है, कैमूर और रोहतास। कैमूर और रोहतास कहाँ है, तो इसको मैप पे एक बार देखेंगे हम लोग। देखिए ये जो जिला है यहाँ पे, ये कैमूर हो गया और ये रोहतास हो गया। तो ये दो जिले में विंध्यांश क्रम की चट्टानें पाई जाती है, सिर्फ इन दो ही जिले में। और फिर बाकी यहाँ से जो जितनी भी जिले बचते हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, इन सब जिलों में धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है। अब देखिए इसका नामकरण कैसे हुआ ये मैं बताता हूँ आपको। ये समझिए कि इन दो जिलों में है ना, धारवाड़ चट्टान और विंध्यांश चट्टान जो है, इसका निर्माण कैसे हुआ। अगर आप लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो उसमें सुनते हैं हम लोग, हेलो यस आवाज आ सर। रही है क्या? यस सर। जी जी, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है, मैं वो पहले समझा देता हूँ आपको। जैसा कि भारत के बारे में आप जानते होंगे कि भारत का निर्माण जो हुआ है वो बहुत मतलब प्लेट के खिसकाव के कारण हुआ है ना। प्लेट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है, जैसा वैगनर जो है वो कहते हैं, है ना, उनका एक थ्योरी भी है कि जो प्लेट डिस्प्लेसमेंट थ्योरी है, तो उससे कहते हैं कि वो जो ऊपरी हिस्सा है प्लेट्स का, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो थोड़े समय के बाद अंतराल पर वो मूवमेंट करता रहता है। तो इसी कारण जो है क्या होता है कि अफ्रीका जो है, अफ्रीका से ही कुछ भाग इसका टूट कर यहाँ से अलग होकर जो है धीरे धीरे ये उत्तर की तरफ इसका प्रवाह होता है। ठीक है, और इसी क्रम में क्या होता है कि यहाँ पे एक यूरेशियन प्लेट है और उससे जो है ये क्षेत्र जो है धीरे धीरे टकरा जाता है। ठीक है, तो इसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से हुआ ऐसे, और फिर यहाँ पे आके भारत जो है इससे अटैच हो गया है। ठीक है, तो इसी क्रम में जो है भारत जो है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ा है। अब इस क्रम में होता क्या है कि धीरे धीरे यहाँ से जब इस क्षेत्र में बढ़ते हुए आ रहा था, यहाँ पर तो अरब की खाड़ी है या इंडियन ओशन कह सकते हैं, तो जब इधर बढ़ रहा था तो इसमें जो है कुछ लिनामेंट्स, कुछ फ्रैक्चर्स का निर्माण हुआ। ठीक है, फ्रैक्चर्स कैसे होते हैं कि जब ये बहुत सालों तक आगे बढ़ रहा था तो इसमें कुछ दरारें आ गई थी। 3 दरारें बहुत फेमस हैं, आप लोग नाम सुने होंगे। एक आरावली भूम लिनामेंट कहते हैं और एक धारवाड़ लिनामेंट कहते हैं। तीन नाम है, एक है आरावली, दूसरा है धारवाड़ और एक है सिंहभूम। सिंहभूम जो है वो झारखंड का एक जिला है, धारवाड़ एक कर्नाटक का जिला है, और आरावली जो है ये आरावली पहाड़ की जो श्रेणी है उसके कारण इसका नाम पड़ा है। तो ये 3 लिनामेंट जो है ये इसी क्रम में जो है जब अफ्रीका से भारत अलग हुआ था, खंडित हुआ था, तो इसका निर्माण हो गया था और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता आ रहा था। इसी कारण से जब भारत जो है, जो वर्तमान में जो भारत का निचला हिस्सा है, जब ये टकराया यूरेशियन प्लेट से, तो भारत का निर्माण इस तरीके से हो गया। ये संपूर्ण रूप से इस तरीके से जैसा अभी वर्तमान में आप देखते हैं उस तरीके से बना है। अब देखिए समझने की बात क्या है, यहाँ पे यहाँ हम लोग 2 नाम पढ़ते हैं, एक धारवाड़ चट्टान और एक पढ़ते हैं विंध्यांश चट्टान। ठीक है, तो अभी हमने जब लिनामेंट्स की बात की थी तो वहां पे एक विंध्यांश लिनामेंट की बात की थी और एक धारवाड़ की बात की थी। ठीक है, तो धारवाड़ जो है दरअसल क्या है कि सबसे पुराना, जो बिहार में जितनी भी संरचनाएं पाई जाती हैं उसमें सबसे पुराना जो संरचना है वो धारवाड़ क्रम का ही है। ठीक है, तो ये बीपीएससी के एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि सबसे पुराना संरचना या सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये याद रखेंगे कि धारवाड़ क्रम में पाई जाती है। और धारवाड़ क्रम है क्या, तो वो बिहार का जो साउदर्न पार्ट है, जैसा इस मैप में देख सकते हैं, तो इसमें जो ये 2 जिला है रोहतास और कैमूर, इसको छोड़ के बाकी जितना जिला है ना ये सारा धारवाड़ क्रम में आता है। और इन दो जिलों को छोड़ने के बाद ये सारा आ गया यहाँ तक, कटिहार तक, और बाकी ये दोनों जिला जो है ये विंध्यांश क्रम में आता है। तो इस तरीके से जो है इसको समझा जा सकता है। क्वेश्चन यही पूछता है कि सबसे पुराना कौन सा है और सबसे नया कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए इस चार्ट के माध्यम से इसको समझा जा सकता है कि सबसे पुराना यानी प्राचीनतम जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। इसको प्री कैम्ब्रियन इरा में बनाया गया था। अब देखिए ये नाम क्या है इसको समझ सकते हैं, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो ज्योग्राफी में एक टॉपिक आता है
संरचनाओं के बारे में, तो उसमें हम लोग कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, है ना, नियोसीन, प्लीस्टोसीन, इस तरीके से बहुत सारे क्षेत्र इरा है उसको याद करते हैं। तो इसी में जो है ना सबसे पुराना जो है वो कैम्ब्रियन और उसके बाद प्री कैम्ब्रियन इरा आता है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है उसी प्री कैम्ब्रियन इरा में बनी थी। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन क्षेत्र में धारवाड़ बना है। और इसमें कौन कौन सा जिला आता है? तो मुंगेर है, जमुई है, नवादा है, गया है, राजगीर है। यानी कैमूर और रोहतास को छोड़कर निचला जितना भी जिला है वो सब धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आता है, और ये सबसे पुराना भी है। बीपीएससी में ये चारों नाम दे के, यहाँ जो लिखा हुआ है ये चारों नाम दे के आपको सजाने कह सकता है कि इन सब में से प्राचीनतम से नवीनतम क्रम में जो है इसको सजाएं। तो इसको याद करना काफी जरूरी है। सबसे पुराना याद रखें कि धारवाड़ क्रम है, उसके बाद विंध्यांश है, फिर टर्शरी है, क्वाटरनरी। तो पहले धारवाड़ और विंध्यांश समझ गए, अब मैं टर्शरी और क्वाटरनरी बताता हूँ। देखिए, टर्शरी जो है इसको तृतीय काल भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और तृतीय काल में क्या होता है? हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ जो हमको हिमालय वर्तमान में दिखता है इसका निर्माण टर्शरी काल में हुआ है। और चूंकि जो यहाँ पे सोमेश्वर की पहाड़ी है वो शिवालिक का हिस्सा है और शिवालिक भी हिमालय का भाग है, इस कारण से जो ये जो सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं इसको हम लोग टर्शरी काल में बना हुआ मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पहला क्रम धारवाड़ का है, ये सबसे प्राचीनतम है। फिर विंध्यांश क्रम की है, ये धारवाड़ के बाद बना है। फिर टर्शरी है, तृतीय काल है। और फिर ये क्वाटरनरी है। क्वाटरनरी को हिंदी में चतुर्थ काल भी कहते हैं। क्वाटरनरी का निर्माण कैसे हुआ ये समझें। ये टर्शरी काल में जब हिमालय बन गया और तो सारी नदियां प्रवाहित होकर इधर बिहार की तरफ बही हैं, तो इन्हीं नदियों के कारण बहुत सारी मिट्टी लेके आती है, और ये मिट्टी को जब इस क्षेत्र में छोड़ती है तो यहाँ पे एक मैदान का निर्माण होता है। यही मैदान जो है क्वाटरनरी काल में बना है, जिसको गंगा का मैदान भी कहते हैं, यानी उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो इस तरीके से जो है इसको समझा जा सकता है। ठीक है, आप लोगों को अगर कुछ इसमें क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं एक बार। सर क्वाटरनरी के बारे में कैसे जी, क्वाटरनरी जो हुआ ना इसको चतुर्थ काल कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो बिहार है, बिहार का जब निर्माण हो रहा है ना, तो इसमें 4 प्रकार की चट्टानों का जिक्र मिलता है, या 4 प्रकार की भूगार्भिक संरचनाओं का जिक्र मिलता है। ठीक है, उसमें से पहला जो है वो धारवाड़ क्रम है। ठीक है, यहाँ पे जो आता है, झारखंड से लगने वाले जितने जिले हैं वो धारवाड़ क्रम में आते हैं। इसमें से आप कैमूर और रोहतास को छोड़ दें। ठीक है, फिर कैमूर और रोहतास जो है ये विंध्यांश क्रम का है। ठीक है, विंध्यांचल पहाड़ी का नाम सुने होंगे, उसी के नाम पे जो है ये विंध्यांश चट्टानें पड़ी हैं इसका नाम। फिर तीसरे यानी टर्शरी काल में हिमालय का निर्माण होता है, और यही हिमालय के निर्माण के समय में ही जो है शिवालिक बनता है, और सोमेश्वर की पहाड़ी जो है ये शिवालिक का ही भाग है, इसलिए टर्शरी काल में जो है सोमेश्वर की पहाड़ी का नाम दिया जाता है। और फिर ये जब हिमालय का निर्माण हो गया है तो यहाँ से बहुत सारी नदियां बहते हुए आती हैं भारत की तरफ, यानी बिहार की तरफ, और यही नदियां जो है धीरे धीरे अपने साथ जो मृदा लेके आती है, वही मृदाओं से यहाँ पे मैदानी भाग का निर्माण होता है। तो इसीलिए क्वाटरनरी भाग में जो क्वाटरनरी क्षेत्र में बिहार के मैदान का निर्माण हुआ है। तो यही चीज जो है बताने की कोशिश की गई थी। ठीक है, नदीम आप क्या कह रहे हैं, एक बार आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो साउदर्न मोस्ट पार्ट में जो चट्टाने हैं वो भी तो साउदर्न गेनकेटिक प्लेन का ही हिस्सा है। नहीं, ऐसा नहीं है ना। अच्छा सर, जी, ये जो है ना बिल्कुल अलग है, और इसको पठारी भाग कहते हैं। ठीक है, ओके सर। जी, यहाँ देखिए ना, यहाँ पे मैंने इसका विभाजन लिखा है। बिहार जी का जो सर, भौतिक विभाजन है ना वो 3 हिस्सों में है। सबसे ऊपर में पर्वतीय भाग है, फिर बीच का भाग मैदानी भाग है, और सबसे नीचे का भाग जो है वो पठार का है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। और आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए ना। सर कहीं कहीं पहाड़ जो है सर कोई श्रेणी क्रम में नहीं है, ऐसे ही एक जगह पे खड़ी है, तो उसको क्या बोलेंगे? आप एग्जाम्पल दीजिए इसका। उसको पहाड़ जैसे बराबर बोलेंगे। के पहाड़ मंडार हिल। बिहार में जो आपको पहाड़ियां दिखती हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं क्या? जी सर, जैसे बराबर की पहाड़ियां हैं, फिर उसमें जी एक जी जी। मंडार हिल है। हाँ, तो ये सब जो है ना, देखिए ये निचले भाग में यहाँ पे पाया जाता है ना। जैसे बराबर की पहाड़ी आप बोले हैं तो वो जहानाबाद गया वाले क्षेत्र में है। तो अभी हम लोग पढ़े ना कि ये जी तो यही छोटा नागपुर का हिस्सा है। ठीक है, तो वो जो आप पहाड़ी का नाम ले रहे हैं वो सब जो है पठारी या निचला छोटा नागपुर जो हिल्स है, छोटा नागपुर की पहाड़ियां हैं, उसी का हिस्सा है वो सब। ठीक है, एक्सटेंडेड पार्ट है वो। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, जी। चट्टान जो होता है सर, धारवाड़ ग्रेनाइट, ये चट्टान जो बोले सर आप, जी जी, तो उसमें ग्रेनाइट का भी सर होता है, मिक्स कुछ रहता है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो रहता है। उसको जब हम लोग चट्टान या जब खनिज पढ़ेंगे ना तब देखेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ भौतिक विभाजन देख रहे हैं। ठीक है, तो जब उसके बारे में देखेंगे ना डिटेल में तब उसकी बात करेंगे। ठीक है, ठीक, ओके सर। ओके। तो एक क्वेश्चन है, ये बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार की जो भूगर्भिक संरचना है उसको क्रमवार तरीके से बताना हो, पुराना से लेके नया, ठीक है, तो वो 4 नाम क्या होगा क्रमवार तरीके से? कोई बताइए, सबसे पुराना कौन सा होगा?
धारवाड़, भिंड, हिंद और लास्ट दर्शनी सागर, विंध्याचल। ठीक है, ये बताइए कि विंध्यांश की जो चट्टानें हैं वो किन जिलों में अवस्थित है, उसका विस्तार किन कैमूर, जिलों में है? रोहतास, ठीक है, और सोमेश्वर की पहाड़ी का जो क्षेत्र है वो किस जिले में अवस्थित है? पश्चिम चंपारण। पश्चिमी चंपारण। ठीक है, गंगा का जो उत्तरी मैदान है, ठीक है, उसको विभिन्न दोआबों में बांटा गया है, तो उसका विभाजन बता सकते हैं कोई? कोसी गंडक। देखिए दो दो नदियों नदियों के जरा साथ आप पहला जो है ना, यहाँ जो जी सर। गौर कीजिएगा। देखिए सबसे पहला जो है क्या है, घग्गर नदी बहती है, ठीक, और उसके बाद फिर ये गंडक नदी बहती है। तो इसके बीच का जो क्षेत्र हो गया ये घग्गर और गंडक का दोआब हो गया। उसके बाद गंडक से लेकर ये कोसी नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसे गंडक कोसी दोआब कहते हैं। और फिर यहाँ से कोसी नदी और फिर महानंदा नदी, तो इसके बीच का जो दोआब है इसे कोसी महानंदा का दोआब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी गंगा का मैदान है। इसको इसको अगर आपको विभाजित करना हो तो इसको क्रमवार तरीके से विभाजित करके बताइए, किसी को अगर याद हो तो बता सकते हैं। कितने मैदान थे सर? गंगा सोन दोआब। ठीक है, पहला गंगा सोन दोआब हो गया, उसके बाद मगध क्षेत्र मगध का मैदान, और फिर चंदन का मैदान। क्षेत्र। अंग का मैदान हो गया, फिर अंग का ठीक है, फिर अंग का मैदान। ठीक है, चलिए, इसलिए ये जो सर है यहाँ का भाषा अंग होता है, भागलपुर का अंग का भाषा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अभी आप गौर कीजिएगा कि ये जो चार्ट बनाया गया है ना बीपीएससी में, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इसी चार्ट से मतलब आपको बहुत सारा सवाल मिल जाएगा। हर दूसरे साल दूसरे जो बीपीएससी होती है ना उसमें इसको रिपीट किया ही जाता है, पिछली बार भी ये पूछा गया था। ठीक है, तो तैयार रहिएगा इसके लिए। हो सकता है आपको ये प्रकार दे दे इस धारवाड़, विंध्यांचल, टर्सरी, क्वाटरनरी, और उसके साथ आपको जिले जिले का नाम दे दे, ठीक है, और मिलान करने दे सकता है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा, है ना। एक दो बार आप देखेंगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है बिहार की जलवायु। ठीक है, इसको भी आज देख ही लेते हैं। बिहार की जलवायु के बारे में अगर बात करें तो बिहार जो है यहाँ पे मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और चूंकि बिहार जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है तो इसलिए इस क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंधीय भी कहते हैं। ठीक है, सब ट्रॉपिकल क्षेत्र इसको कहते हैं। ठीक है, वैसा क्षेत्र जो कर्क रेखा और जो भूमध्य रेखा है उसके बीच अवस्थित होता है तो उसको जो है कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन उसके उत्तर में यानी कर्क रेखा से ऊपर जो भी क्षेत्र है तो उसको उपोष्ण लगाते हैं। ठीक है, सब ट्रॉपिकल लगाते हैं। ठीक है, सब का मतलब ही होता है आधा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखें। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार की जलवायु है किस प्रकार की है, तो उष्ण कटिबंधीय तो है ही, लेकिन उसमें सब ट्रॉपिकल है, ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद किसी भी क्षेत्र का जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें, किस किस कारण से जो है जलवायु प्रभावित हो सकती है, तो कुछ यहाँ पे बिंदुएं बताई गई हैं। इस बार का जो बीपीएससी का जो मेंस हुआ है उसमें ये सवाल पूछा भी गया था, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इससे जो है आप बीपीएससी मेंस के भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। पहला जो कारक है वो अक्षांशीय स्थिति होती है। अक्षांशीय मतलब क्या होता है कि कोई भी क्षेत्र जो है वहां पे जो है सूर्य की रोशनी या सूर्य का जो हीट है वो किस मात्रा में पहुंच रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला कारक तो यही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी है बिहार के उत्तर में जो हिमालय की उपस्थिति है, इसके कारण से भी यहाँ की जलवायु प्रभावित होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया जो कि रशिया में पड़ता है वहां से ठंडी हवाएं आती हैं, तो वो हो सकता था कि वो हिमालय को पार करके भारत तक आ जाती है, तो भारत जो है वो भी काफी ठंडा वाला क्षेत्र होता। लेकिन चूंकि हिमालय जो है वो उन हवाओं को रोक देता है, उसके कारण जो है यहाँ पे मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो हिमालय की उपस्थिति जो है वो भी बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। दूसरा है बंगाल की खाड़ी। हम जानते हैं कि समुद्र से जो दूरी होती है किसी भी क्षेत्र की, वो जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सर म्यूट करवाइए ना, आवाज नहीं क्लियर आ रहा। जी जी, और सारे लोग सब म्यूट से म्यूट कर रखेंगे प्लीज। ठीक है, जी सर, कंटिन्यू करें। बिल्कुल। क्या देखिए, एक है उच्चावच। ठीक है, उच्चावच क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में जो अलग अलग आपको ज्योग्राफिकल कंडीशंस पाए जाते हैं, जैसे कहीं पे आपको पहाड़ मिलता है, कहीं पे पठार मिलता है, कहीं पे समतल मैदान मिलता है। ठीक है, तो इसी को उच्चावच कहते हैं। तो जैसा हम जानते भी हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं ना वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे समुद्र तल के करीब जाते हैं यानी समुद्र के नजदीक जाते हैं तो वहां पे जो है जो मौसम है वो काफी प्लीजेंट, काफी सूदनिंग होता है। हम लोग सी ब्रिज और लैंड ब्रिज भी पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, तो ये जो है ऊंचावच भी बिहार की जलवायु को प्रभावित करता है। और फिर एक मानसून है, तो मानसून तो आप जानते ही हैं कि अभी भी देखिए बिहार में जो है मानसून के कारण यहाँ की जलवायु काफी प्रभावित होती है। वर्षा की बात करें या यहाँ पे सूखा, जैसे दक्षिण बिहार है वहाँ पे मानसून का बारिश कम होता है तो उसके कारण क्या है वहाँ पे सुखाड़ आ जाता है। ठीक है, उत्तर भारत में काफी ज्यादा जो है मानसूनी बारिश होती है तो यहाँ पे बाढ़ आ जाता है। ये सब जो चीजें हैं ये बिहार के क्षेत्र को, उसकी जलवायु को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो इसको पॉइंट्स में याद रख सकते हैं। इसी को अगर आपको मेंस में पूछा जाए तो इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए पीटी का काफी क्वेश्चन बनता है, ये पीवाईक्यू में देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसको याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे जो आपको 3 नाम दिख रहा होगा, कोपेन, त्रिवार्था और थॉर्नथवेट, ये तीनों जो थे ये कहते हैं कि ज्योग्राफिकल होता है ना, क्लाइमेटोलॉजिकल साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो मौसम वैज्ञानिक जिसको कहते हैं। तो ये जो है दुनिया के जितना भी क्षेत्र है ना, उसको अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से विभाजित किए हैं, और उसका मुख्य रूप से जो है वो वर्षा और गर्मी, इस आधार पे इसका विभाजन करते हैं। तो कहीं पे भी जो है ये कोपेन या त्रिवार्था जो है, ये बिहार की जलवायु को कहीं विभाजित नहीं करते हैं, लेकिन बाद के समय में जो भारतीय वैज्ञानिक मौसम वैज्ञानिक है, वो बिहार के क्षेत्र का और इस जलवायु को समझने के बाद उसको कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण से जोड़ते हुए इसका एक नामकरण करते हैं। ठीक है, तो उस नाम के आधार पे हम लोग यहाँ के जलवायु को समझ सकते हैं। तो बिहार जो है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, और फिर इस आधार पर इसका नाम दिया जाता है। इसका कारण यही है कि देखिए उत्तरी बिहार जो है ना, यहाँ पे मानसूनी बारिश काफी ज्यादा होती है, और दक्षिणी बिहार में मानसूनी बारिश ना के बराबर होती है। इसी आधार पर इसका वर्गीकरण हुआ है। सबसे पहले देखिए कोपेन के द्वारा उत्तरी बिहार का जो वर्गीकरण किया गया है, इसका नाम दिया गया है CWG। ठीक है, तो एक दिन जब मैं ज्योग्राफी आपको बताऊंगा ना, तो इसका यहाँ पे CW, AW, इस सब का क्या मतलब होता है, इन सब चीजों का, इस सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस ये जी का मतलब समझ लीजिए कि जी का मतलब होता है गंगेटिक। ठीक है, तो भारतीय जो वैज्ञानिक है वो यहाँ पे जी लगा दिए हैं, इसका मतलब ही होता है कि गंगा के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, तो कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार का जो नामकरण किया गया है, उसको CWG के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दक्षिणी बिहार का नाम AW के नाम से जाना जाता है। उसके बाद त्रिवार्था के बारे में बात करें तो ये भी दक्षिणी बिहार के बारे में ना AW ही नाम देते हैं, यानी कोपेन और त्रिवार्था दोनों जो है दक्षिणी बिहार का नाम AW देते हैं। ठीक है, और जी नदीम बोलिए। नदीम आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? ओके, तो दक्षिणी बिहार को याद करना काफी आसान है। दक्षिणी बिहार जो है ना, इसको सिंपली AW के नाम से देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी गौर कीजिए, थॉर्नथवेट है वो भी AW ही लिखते हैं। ठीक है, तो दक्षिणी बिहार आसानी से याद हो सकता है AW। और उत्तरी बिहार के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे CAG, उसके बाद CAW, और यहाँ पे CBW, इस तरीके से इसका विभाजन किया गया है। तो कोपेन वाला तो काफी आसान है, CWG, जी से गंगेटिक याद रखेंगे, और याद रखेंगे कि जी जिसमें लगा हुआ है वो उत्तरी गंगा का मैदान है। ठीक है, उसके बाद त्रिवार्था का देखिए तो इसमें CAW लगा दिए, यानी काव जो होता है ना, CAW काव, इससे भी याद रख सकते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान को त्रिवार्था ने CAW के नाम से विभाजित किया है। उसके बाद थॉर्नथवेट की बात करें तो ये CBW के नाम से करते हैं। तो इसको है ना याद करने की कोशिश करें, ये BPSC में PYQ में पूछा हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि अभी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बिहार के ऋतुओं की बात करें, यहाँ पे मौसम की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ का जो मौसम है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला है ग्रीष्म, दूसरा है वर्षा, और तीसरा है शीत। ये सब काफी इजी है, इन चीजों पे ज्यादा टाइम देना नहीं है ना। अगर गर्मी की बात करें, ग्रीष्म ऋतु होती है, ये मार्च से शुरू होकर जून तक चलता है, और इसमें लू चलती है। लू क्या होती है? वैसी गर्म हवाएं, ठीक है, जो निचले सतह पे चलता रहता है। ठीक है, तो उसको लू कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु की ये खासियत है यहाँ पे लू। उसके बाद सबसे गर्म जिले की बात करें बिहार का तो ये गया है। ठीक है, उसके बाद शीत की बात करें, ठंड की, तो ये अक्टूबर से शुरू होकर और फरवरी तक चलती है, और इसमें भी सबसे ठंडा जिला जो है वो गया ही है। उसके बाद वर्षा की बात करें, ठीक है, तो वर्षा जो है ये जून से लेकर अक्टूबर तक होती है, यानी ये जो मानसून वर्षा की, वही जो है हमारे यहाँ वर्षा ऋतु का भी समय होता है। बिहार के एवरेज रेनफॉल की बात करें तो इसको 112 सेंटीमीटर कहा गया है। इस बार जब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो फिर चेक करेंगे कि इसका कोई डाटा चेंज हुआ है कि नहीं, लेकिन अभी मैंने चेक किया था तो ये अभी भी 112 सेंटीमीटर ही है। ठीक, उसके बाद अगर बात की जाए कि सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है तो ये किशनगंज याद रखेंगे। किशनगंज की अवस्थिति कहाँ है? तो किशनगंज जो है वो नेपाल और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है। ठीक है, अगर आप मैप की अगर बात करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ का जो क्षेत्र है ना, यही किशनगंज का इलाका है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होने का कारण क्या है कि जो मानसून है वो मेघालय और असम से होते हुए इस तरीके से मुड़ते हुए बिहार की तरफ आता है, और जैसे जैसे ये बिहार की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहला जिला जो है किशनगंज ही मिलता है। इसी कारण यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है मानसून के कारण। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा बारिश होने वाला जिला कौन सा है, तो ये किशनगंज है। ठीक है, कहीं कहीं आपको बुक में जो है यहाँ पश्चिम चंपारण भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मैंने चेक किया था तो अभी भी ये किशनगंज ही है। ठीक है, उसके बाद सबसे कम वर्षा की बात करें तो ये जहानाबाद में होती है। जहानाबाद जो है वो इस क्षेत्र में पाया जाता है, गया के बगल में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बिहार की जलवायु को समझा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये फैक्ट है, इस फैक्ट को याद रखें। उत्तरी गंगा के मैदान को CWG, CAW और CBW के नाम से याद कर सकते हैं, और दक्षिणी मैदान जो है इसको याद करना काफी आसान है। तीनों जो है इसमें AW और AW के नाम से ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी AW है, यहाँ भी AW है, और यहाँ भी AW है। ठीक है, उसके बाद कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो बिहार
बिहार जो है वहाँ पे क्या होता है कि उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, यहाँ पे काफ़ी विविधता पाई जाती है। इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पे कृषि में भी काफ़ी भिन्नताएँ मिलती हैं ना, अलग क्षेत्र में अलग प्रकार की कृषि पाई जाती है। तो बिहार या भारत के जो वैज्ञानिक थे इसी आधार पे कि कृषि की विशेषताओं के आधार पे बिहार का कृषि जलवायु के क्षेत्र में भी वर्गीकरण करते हैं, ठीक है? और इस वर्गीकरण का आधार क्या है? तो कृषि की दशा और फसल का वर्गीकरण। इस आधार पे बिहार को 3 भागों में बाँटा जाता है। ये याद रखें, कई बारी कन्फ्यूजन होता है कि बिहार में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो याद रखेंगे कि ये 3 कृषि जलवायु क्षेत्र है, ठीक है? और उसके बाद 3 कृषि जलवायु क्षेत्र का नामकरण कैसे किया गया है? तो पहला का नाम ज़ोन 1 दिया गया है, दूसरे का नाम ज़ोन 2 और तीसरे का नाम ज़ोन 3, ठीक है? और तीसरा जो ज़ोन है, उसको 2 भागों में बाँटा गया है, ज़ोन 1 और ज़ोन बी में, मतलब ए और बी में। देखिए, इसको इस तरीके से समझिए कि ज़ोन 1 और ज़ोन 2 जो है उत्तर बिहार का क्षेत्र है, ठीक है? यहाँ से जो आप ऊपर का जो क्षेत्र ये वाला देख रहे होंगे, ये ज़ोन 1 और ज़ोन 2 में आता है, ठीक है? ये जो ब्लू कलर से दर्शाया गया है, ये ज़ोन 1 है और ये ग्रे कलर वाला ज़ोन 2 है। और नीचे नीचे का जो भाग है ना, ये पूरा इसको ज़ोन 3 के नाम से जानते हैं। तो पहले ऊपर वाला देखते हैं, ज़ोन 1 और ज़ोन 2। ज़ोन 1 में क्या होता है? इसमें कुल जिलों की संख्या 13 है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिलों की संख्या है? तो ये याद रखेंगे कि ज़ोन 1 में है, ठीक है? इसमें कुल 13 जिले हैं। उसके बाद ज़ोन बी के बारे में अगर बात करें, ज़ोन 2 के बारे में, तो इसमें 8 जिले हैं और इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो ये उत्तर-पूर्व में है, ठीक है? ज़ोन 1 कहाँ है? तो ये उत्तर-पश्चिम में है, ठीक है? उसके बाद ज़ोन 3 की बात करें, तो ये पूरा क्षेत्र जो है दक्षिण बिहार का क्षेत्र, ये ज़ोन 3 में आता है, ठीक है? और इसको अगर ए और बी में अगर फिर से बाँटा जाए, तो ए वाला भाग जो है ये दक्षिण-पूर्व का है और बी वाला भाग जो है दक्षिण-पश्चिम का है। तो अब आप इसको जिलों की संख्या के अनुसार क्रमवार तरीके से अगर देखेंगे, तो सबसे बड़ा ज़ोन ए है, यानी सॉरी ज़ोन 1 है, इसमें 13 जिले हैं। फिर ज़ोन 3 बी है, इसमें 11 जिले, फिर ज़ोन 2 है, उसमें 8 जिले हैं और फिर ज़ोन 3 ए है, इसमें 6 जिले हैं, ठीक है? तो अगर आप मैप देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन-सा जिला इस ज़ोन में है, नहीं तो फिर इस चार्ट को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? पूछा जाता है कि ज़ोन कौन-कौन जिला में है, आपको ज़ोन का नाम दे देगा और बोल देगा कि इसमें से कौन-सा जिला जो है इस ज़ोन में नहीं आता है, छाँटने कहा जाए, तो इसके लिए तैयार रहेंगे, इस प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले याद रखें कि सबसे बड़ा ज़ोन कौन-सा है, तो 1 है, इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो उत्तर-पश्चिम में है, ठीक है? फिर सबसे छोटा कौन-सा है, तो ज़ोन 3, इसकी अवस्थिति कहाँ है? ये तो मुख्य इसमें कौन-कौन सा फसल होता है? तो इसमें गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का ये सब उपजाया जाता है। उसके बाद ज़ोन 2 की बात करें इस क्षेत्र की, तो यहाँ पे क्या-क्या उपजाया जाता है? तो यहाँ पे जूट, धान, चाय, मक्का। देखिए ये क्षेत्र जो है चूँकि क्या होता है कोसी कोसी और यहाँ पे महानंदा, मेची ये सब नदी है। ऊपर से यहाँ पे मानसूनी बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस कारण से यहाँ पे पानी बहुत है। तो यहाँ पे इस प्रकार का फसल लगाया जाता है या इस प्रकार का फसल होता है जिसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार देख सकते हैं कि जूट ये काफ़ी पानी का उपयोग करता है, फिर धान है, चाय है, इन सबको काफ़ी पानी लगता है। तो ये सब जो फसलें हैं ये ज़ोन 2 में उगाई जाती हैं। फिर ज़ोन 3 की बात करें और ज़ोन 3 बी की, तो इसको एक साथ देख सकते हैं कि इसमें गेहूँ, दाल, अरहर, चना ये सब उगाया जाता है। ठीक है? तो इस प्रकार जो है इन चीज़ों को समझा जा सकता है, इसको याद किया जा सकता है। ठीक है? तो यहाँ से जो है बहुत सारी सवाल बनते हैं। आप पीवाईक्यू में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इससे कि जलवायु से, इसका जो भूगर्भिक संरचना है उससे काफ़ी सवाल पूछा जाता है। ठीक है? तो आज का टॉपिक जो है यहीं पे खत्म करते हैं। अगला जो है बिहार का अफवाह तंत्र, इसको हम लोग कल देखेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे। अलग-अलग जिले में नदी जो है किस तरीके से जाती है, तो एक बिहार का मैप लेंगे, उसपे जो है नदी कैसे-कैसे आगे बढ़ती है इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर मिट्टी को देखेंगे, फिर और भी भूगोल से जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स होंगे उसको समझेंगे। आज की क्लास से जुड़ा हुआ अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।